जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस, जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है कि आप लोगों का कल विज्ञान का पेपर है और मैं यहां पे आप लोगों के लिए विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न लेके हाजिर हूँ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न से लेके सही विकल्प से लेके एक वाक्य या एक शब्द के लिए उत्तर और महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चा करेंगे। 100% यहाँ पे आप लोगों को मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे क्वेश्चन हमने लाए हैं वो यहाँ पे आप लोगों को पूछे जाने वाले हैं। जी हाँ, और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, ये 100% गारंटी है। जैसा कि यहाँ पे बता दूँ आप लोगों को, इस बार पेपर लीक होने की कोई गुंजाइश नहीं है। हमने जो क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किया है वो आप लोगों को 100% गारंटी के साथ हम वादा देते हैं। इतना अगर आप पढ़ लोगे तो आप पास हो जाओगे, क्या अच्छे खासे नंबर 80 एबव नंबर प्राप्त करोगे। आई मीन 80 में से कम 75 नंबर आपके यहाँ पे आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि समय समय पे आप लोगों को इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो मिले। बात करेंगे, हम चर्चा कर रहे हैं आपके सामने अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का कक्षा नवमी का विषय विज्ञान का पेपर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जहाँ हम लोग देखेंगे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लगातार यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। समय 3 घंटे का रहेगा, पूर्णांक 80 नंबर, सभी प्रश्न यहाँ पे हल करना अनिवार्य होगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से और क्लास अगर आप लोग अंतिम तक देखोगे तब ही आप लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है। क्लास को लास्ट तक जरूर देखें, मज़ा ज़रूर आएगा और आप लोगों के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा, ये 100% हमारी गारंटी है। ओके, चलिए वीडियो को अंतिम तक देखिए और अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न चर्चा करेंगे हम पहले, उसके बाद कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले एग्जाम में वो देखेंगे। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को कहते हैं। बहुत ही प्यारा सा और शानदार। देखिए, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को कहते हैं त्वरण, घनत्व, वेग, भार। आपको बताना है इसमें से। देखिए, अगर आप लोगों को याद हो घनत्व का सूत्र क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट, घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो यहीं पे प्रश्न में इसी की बात किया है आप लोगों का कि किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे? इसको इसको कहेंगे घनत्व कहेंगे किसी तत्व के। तो ध्यान रखोगे आप लोग, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले जो इम्पोर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है? बर्फ का गलनांक होता है। तो अलग अलग गलनांक दिए है, आप लोगों को सही गलनांक यहाँ पे याद रख लेना है। देखिए, जैसे 273.16 के दे रखा है, 723.16 के का मतलब यहाँ पे केल्विन है। 263 जो कि ताप की इकाई होती है, 263.17 केल्विन और 373 केल्विन। तो इसमें सही उत्तर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? तो याद रखना, ए नंबर वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273.16 के। और जिस पे मैं इंपॉर्टेंट बोलूँगा वो जरूर यहाँ पे नोट डाउन कर लोगे आप लोग। जैसे मैंने कहा ये, ओके, बहुत ज़्यादा और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, शुष्क बर्फ क्या है। एक तो आप लोगों को इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेगा, शुष्क बर्फ क्या है, या ठोस ठोस बर्फ आपको पूछ लेगा। ठोस बर्फ तो आपको याद रखना है, ये होता है क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न क्या है? निम्न में से किस अवस्था के कारण सूर्य और तारों में चमक होती है? निम्न में से किस अवस्था के कारण सूर्य और तारों में चमक होती है? तो बता दूं आपको, जैसे कि पदार्थ की
कितनी 5 अवस्थाएं हैं। देखिए मूल अवस्थाएं तो 3 है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन आप लोगों की जो 2 अवस्थाएं खोजी गई है उनमें क्या है, एक तो आपका बोस आइंस्टीन है और एक प्लाज्मा आ जाता है। उत्तर आप लोगों को सही बताना है कि जो सूर्य और तारों में चमक होती है वो किसके कारण होती है, तो प्लाज्मा के कारण होती है। बढ़ते अगला, डेटॉल की बूंद को जल में मिलाने पर कौन सी परिघटना होती है, तो ये आप लोगों को याद रख लेना है, विसरण की होती है। आपने देखा होगा जमीन पर, फर्श पर आप लोग डेटॉल वगैरह से पोछा लगाते हो तो उस समय क्या होता है कि जो आप लोगों का जल है वो तेजी से उड़ने लगता है, मतलब ये विसरण की प्रक्रिया होती है। चलिए यहाँ पे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट छठवां, गर्मियों के दौरान मटके में रखा हुआ जल ठंडा हो जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, गर्मियों के दौरान मटके में रखा हुआ जल ठंडा हो जाता है, इसका कारण क्या है, तो इस परिघटना को क्या कहते हैं हम लोग, वाष्पीकरण कहते हैं। आपने देखा होगा मटके में जल रखा हुआ होता है। अगर आप लोग हो सके तो गर्मी में ये कोशिश करना हाथ लगाने की, मटके को आजू बाजू से वो नर्म रहता है, गीला होता है, तो ये उसी कारण होता है, वाष्पीकरण के कारण होता है। जल क्या है, धीरे धीरे करके वहाँ से उड़ने भी लगता है। चलिए, निम्न में से कौन सी स्थिति जल के वाष्पीकरण को बढ़ाएगी, जल के ताप में वृद्धि, जल के ताप में कमी, जल का कम आवृत सतही क्षेत्रफल, या जल में साधारण नमक को मिलाना। तो ध्यान रहे आप लोगों का कि कौन सी स्थिति है जो जल के वाष्पीकरण को बढ़ाएगी, जितना ज़्यादा ताप होगा उतना ज़्यादा वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी, मतलब जल उबलेगा, गर्म होगा, तभी तो बूंद के रूप में उड़ने की कोशिश करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा। जल में ताप की वृद्धि जल के वाष्पीकरण को बढ़ाएगी। बस कुछ नहीं, आप लोगों को याद नहीं करना है, खाली समझना है, आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। बढ़ेंगे, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए गाइस, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का कौन सा है, 8वें नंबर का क्वेश्चन। वेरी वेरी आईएमपी, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रख लेना है। जिसको मैं मोस्ट आईएमपी बोलूँ उसे आप लोग बिल्कुल कंटेस्ट याद कर लोगे। निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है। अब यहाँ पे ऊर्ध्वपातज का मतलब आप लोगों को समझना होगा, तो आप लोगों को बता दूँ ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है। चलिए, सबसे पहले ऊर्ध्वपातन का मतलब यहाँ पे समझ लोगे आप लोग, तो आप लोगों को हमेशा के लिए यहाँ पे याद रहेगा। चलेगा इसी, तो ऊर्ध्वपातन का मतलब समझते हैं हम लोग। ओके, देखिए एक शब्द आया है आपके सामने, ऊर्ध्वपातन। क्या होती है इसकी मीनिंग, तो ध्यान रहे आप लोगों को, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कि जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से, क्या होता है, ठोस अवस्था से बिना द्रव में परिवर्तित हुए गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, हमारा ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। अब इसके एग्जाम्पल जैसे आप लोगों को बता दूं, नेप्थलीन हो गया, कपूर होगा, आयोडीन हो गया, या नमक हो गया, ये सभी ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल है। आप लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा है, बहुत ही आसान सी बात पूछ लिया है और इसका सही उत्तर आप लोगों को करना था। चलिए, क्या पूछा है आप लोगों को, दोबारा रिपीट कर दूं मैं क्वेश्चन को। चलिए, क्वेश्चन कहा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है, यानी ऊर्ध्वपातन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन में आयोडीन दे रखा है, कपूर दे रखा है, अमोनियम क्लोराइड और नमक। तो मैंने बताया था नमक, कपूर और आयोडीन ये तीनों ही ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो अमोनियम क्लोराइड है वो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण नहीं है। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है और आप लोगों को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन, द्रव धातु का नाम है। तो देखिए, सभी जो धातु होती है वो कैसी होती है, ठोस होती है, लेकिन एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, उसका नाम क्या बताना है, सोडियम, आयोडीन, चांदी या पारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारा। मरकरी जिसको कहते हो आप, Hg इसका सिंबल होता है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन कौन सा है,
चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तापमान का एसआई मात्रक है। वेरी वेरी आईएमपी और मोस्ट आईएमपी आपको याद रख लेना है। केल्विन तापमान का एसआई मात्रक होता है, न्यूटन किसका होता है, बल का होता है, और पास्कल, ये चारों ही इंपॉर्टेंट है। पास्कल किसका होता है, दाब का। देखिए न्यूटन की बात करें तो न्यूटन बल का एसआई मात्रक होता है। पास्कल की बात कर लूँ मैं तो ये किसका होता है, तो ये दाब का होता है। ओके, ये आप लोगों को याद रख लेना है। और जूल किसका होता है, डी वाला ऑप्शन। जूल आपका ऊर्जा और कार्य दोनों का ही मात्रक होता है, ये ध्यान में रख लोगे। दाब बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी होती है, ठोस के, द्रव के, गैस के, या तीनों के। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा, तीनों के। किसके, तीनों के आयतन में कमी होती है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों के आयतन में। अगर दाब बढ़ाते हो आप लोग तो तीनों के आयतन में कमी होती है। चलिए कुछ खाली स्थान देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए तो ये रहे आप लोगों के इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण खालिस्तान। तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा खालिस्तान होती है। वेरी वेरी आईएमपी और मोस्ट आईएमपी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये आप लोगों को याद रखना है, क्या होती है, बढ़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर खालिस्तान होती है। तो ये आप लोगों को लिखना है अधिक। आपने देखा होगा द्रव, आप अगर जल को उबालते हो, द्रव को बॉईल करते हो, तो वो देखना आप लोग, उबलता हुआ जल तेजी से क्या करने लगता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया करने लगता है, यानी जल जो है वो उड़ने लगता है, बहुत ज़्यादा तेजी से उड़ने लगता है। तो द्रव में अधिक पाई जाती है विसरण की प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान से खालिस्तान घटाना चाहिए। देखिए आपको क्या पूछा है यहाँ पे, हमको चेंज करना है सेल्सियस से केल्विन में, आई मीन केल्विन से सेल्सियस में। ये केल्विन है तापमान का सही मात्रक, और ये सेल्सियस है। तो हमको केल्विन से सेल्सियस में घटाने के लिए, यानी बदलने के लिए तापमान को क्या घटाना चाहिए। तो आपको पता होगा केल्विन का फार्मूला होता है K-273 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्या होता है 273 के, एक मिनट, 273 के इक्वल टू क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमको 273 यहाँ पे घटाना होगा, ये आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। चलिए, वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहेंगे, इसको आर्द्रता कहेंगे। सातवां है, वाष्पीकरण से खालिस्तान उत्पन्न होती, तो वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती। आपने देखा होगा घड़े का जल कितना ठंडा होता है, वो भी वाष्पीकरण की प्रोसेस के कारण होता है। पदार्थ खालिस्तान अवस्थाओं में पाया जाता है, तो 3 अवस्थाओं में। कितनी अवस्थाओं में, 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पदार्थों में संपीड्यता का गुण, देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ये सभी वाष्पीकरण से क्या होता है, ठंडक उत्पन्न होती, ठंडक उत्पन्न होती है, ये भी याद रख लोगे। पदार्थ की 3 अवस्थाएं, पदार्थों में संपीड्यता का गुण खालिस्तान अवस्था में सर्वाधिक होता है। तो कौन सी अवस्था में, हम गैस को जितना चाहे उतना संकुचित कर सकते हैं, मतलब दबा सकते हैं। आपने देखा होगा एलपीजी की टंकी, जिससे आप रसोई गैस कहते हो, उसमें गैस कितनी भरी हुई होती है, उसे कितना प्रेशर करके भरा जाता है, यानी जितना जितना चाहे हम, लाइटर आपका सिगरेट का कितना छोटा सा होता है, उसमें गैस को हम संपीड्यता यानी रख सकते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था खालिस्तान होती है, तो ये द्रव होती है। चलिए अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ओके,
कौन कौन से आप लोगों को यहाँ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे, वेरी वेरी आईएमपी और मोस्ट आईएमपी। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। यानी आप लोगों को पदार्थ की कितनी 3 अवस्थाएं होती, ठोस, मुख्य अवस्था, द्रव और गैस। इनमें अंतर पूछेगा आप लोगों को। तो आप लोगों को देखिए अंतर लिख लेना है। इस प्रकार से सारणी बनाओगे, ठोस, द्रव और गैस। इसमें क्रमांक 1 में अंतर लिखोगे, ठोसों का निश्चित आयतन व आकार होता है। द्रव में लिखोगे कि इनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा जल का आकार बिल्कुल निश्चित नहीं होता है। अब बात करेंगे गैस में, क्या लिखोगे, इनका आयतन तथा आकार निश्चित नहीं होता। यानी गैस का तो दोनों ही निश्चित नहीं होता, इसे जिसमें चाहे उसमें हम रख सकते हैं गैस को। अगला देखते हैं, इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता। मतलब ठोस को हम लोग क्या कर सकते हैं, संपीड़ित नहीं कर सकते हैं। इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता। द्रव को भी नहीं किया जा सकता, गैस को संपीड़ित किया जा सकता है। ठोसों के गलनांक व क्वथनांक कक्ष ताप से अधिक होते हैं। द्रवों के गलनांक कक्ष ताप से कम तथा क्वथनांक कक्ष ताप से अधिक होते हैं। गैसों के गलनांक तथा क्वथनांक कक्ष ताप से अधिक होते हैं। ये अंतर आप लोग को याद कर लेना है। इन्हें दबाया नहीं जा सकता ठोसों को। ये उच्च तल से निम्न तल की ओर बहते हैं। इनके कण की चारों दिशाओं में बहते हैं। गैस क्या होता है, गैस के कण चारों दिशाओं में बहते हैं। ये आप लोगों को अंतर याद कर लेना है। अच्छे तरीके से यहाँ पे मैंने कलेक्ट किया है महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए। चलिए, जैसे छोटे प्रश्न आप लोगों को पूछ सकता है ये, और इम्पोर्टेंट, चलिए इम्पोर्टेंट देखते हैं। 1 सेकेंड, चलिए ये आ गया आप लोगों का। इम्पोर्टेंट देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है आप लोगों के। चलिए, वाष्पन से क्या समझते हो, या आपको क्वेश्चन पूछ लेगा वाष्पीकरण किसे कहते हैं या वाष्पन से क्या समझते हो। तो आपको इतना सा लिखना है। ओके, 2 नंबर के लिए पूछ सकता है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक क्या लिखोगे आप लोग। 1 मिनट, इससे मैं साइड लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी जाए। ओके, चलिए, वाष्पन किसे कहते हैं, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से नीचे तापमान पर स्वतः ही वाष्प में बदलने की घटना को वाष्पीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए। और मैंने बताया था आप लोगों को, और उदाहरण भी दीजिए, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए और उदाहरण भी दीजिए। तो मैंने बताया था ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर, क्या कहते हैं, किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए, ध्यान देना, बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैस अवस्था में बदलने की घटना को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। एक बार परिभाषा रिपीट कर दूं, किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस में बदलने की घटना को क्या कहते हैं, हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये इतना आप लोग याद रख लोगे, इतना लिख दिए, एक लाइन भी तो चलता है। और उसके उदाहरण आप लोग लिख दोगे, क्या लिख दोगे उदाहरण में, चलिए उदाहरण में लिख दोगे आप। देखिए 2 उदाहरण तो आप लोगों को दे रखे हैं, कपूर, ओके, कपूर एग्जाम्पल में, और नौसादार। फिर मैं और उदाहरण बता देता हूँ, नेप्थलीन, आयोडीन, ये सब किसके उदाहरण है, ऊर्ध्वपातन के। नमक। ओके, इतने आप लोगों को ध्यान रख लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है,
गर्म शुष्क दिन में रेगिस्तानी कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? गर्म शुष्क दिन में रेगिस्तानी कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? तो इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना होगा। क्या होगा उत्तर? गर्म गर्म एवं शुष्क दिन में वायुमंडल का तापमान अधिक एवं आर्द्रता कम हो जाती है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। फलस्वरूप रेगिस्तानी कूलर अधिक ठंडा करता है। चलिए नेक्स्ट मोस्ट आईएमपी 16 नंबर का क्वेश्चन, गलनांक को परिभाषित कीजिए। गलनांक को परिभाषित कीजिए। उत्तर आप लोगों को लिखना है, वह स्थिर ताप जिस पर गर्म करने से ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उस ठोस का गलनांक कहलाता है। अब देखिए ये मोस्ट आईएमपी और मोस्ट आईएमपी। ओके, गलनांक एवं क्वथनांक में आपको अंतर बताना है। क्वेश्चन पूछेगा कि गलनांक एवं क्वथनांक में अंतर लिखिए, तो आपको गलनांक एक साइड लिखना है, क्वथनांक लिखना है और ये अंतर लिख देना है। पहला लिखोगे, यह वह स्थिर ताप है जिस पर पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। इस साइड लिखोगे, यह वह स्थिर ताप है जिस पर पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। सेकेंड आपका है, अशुद्धियाँ मिलाने पर यह काम कम हो जाता है और अशुद्धियाँ मिलाने पर यह बढ़ता है। तीसरा, दाब बढ़ाने पर गलनांक घटता है और दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे आप लोगों को देखिए, ये कुछ परिवर्तन करने के लिए पूछ सकता है क्वेश्चन में। ये भी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। ओके, जैसे आपको दे रखा है 300 केल्विन या 573 केल्विन। यहाँ पे संख्या कुछ भी हो, आपको ऐसे कर लेना है। जैसा हम जानते हैं कि 273 केल्विन इज इक्वल टू क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? K-273। ओके, ये आप लोगों का फार्मूला आप लोगों को याद रख लेना है। क्या रख लेना है? फॉर्मूला याद रख लेना है। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू K-273। अब देखिए यहाँ पे सूत्र अप्लाई करेंगे पहले वाले क्वेश्चन में। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन में 300 केल्विन के जगह रख देंगे और यहाँ पे हम लोग घटाएंगे, तो ये उत्तर आप लोगों का आ जाएगा। उसी प्रकार 573 केल्विन को भी यहाँ पे रखेंगे और 273 में से घटा देंगे, तो उत्तर आप लोगों का आ जाएगा। कुछ तापमान यहाँ पे दे रखे, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस और 373 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। तो इनको केल्विन में परिवर्तित करना है, सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करना है। तब भी आप लोगों को वही फार्मूला याद रख लेना है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू K-273। ओके, तो क्या कर देना है आप लोगों को इसमें? चलिए यहाँ पे सेल्सियस प्लस आप लोगों का आ जाएगा 273 और के फार्मूला बन जाएगा। फिर यहाँ पे आप लोग सेल्सियस का मान रखते जाओगे, प्लस करते जाओगे 273 में, तो आप लोगों का जो है वो केल्विन में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पूछा है, एक एग्जांपल मैं समझा देता हूँ। ओके 25 डिग्री सेल्सियस को हमको क्या करना है? केल्विन में परिवर्तित करना है। तो यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस में प्लस 273 जोड़ दोगे आप, तो वो परिवर्तित हो जाएगा आप लोगों का। ओके, जैसे यहाँ मान आ जाएगा 8, 9 और 2 के 298 के। इसी प्रकार बाकी सभी को भी आप लोग कर लोगे आसानी से। एक बनाना सीख गए तो बाकी सब आपको समझ आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्लास में टाइम जरूर लगेगा 1 घंटे का लगभग, लेकिन आप लोगों का यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ओके चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे सत्य असत्य। ठोसों एवं द्रव की तुलना में गैसों की संपीड्यता काफ़ी अधिक होती है। जी हाँ, सत्य होगा ये बिल्कुल। द्रव का निश्चित आयतन एवं निश्चित आकार होता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ओके, द्रव का
जो आकार है वो निश्चित नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग होता है, सत्य है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप एवं दाब में परिवर्तन से नहीं किया जा सकता, असत्य है। पदार्थ की अवस्थाएं अंततः परिवर्तित होती है, सत्य है। अणुओं के बीच स्थान ठोसों में अधिकतम होता है, ये असत्य है। देखिए, जो ठोस के अणु है वो सर्वाधिक पास पास में होते हैं, चिपके चिपके होते हैं, तभी तो ये ठोस होता है। जितने ज़्यादा अणु पास पास चिपके होंगे पदार्थ उतना ही मजबूत एवं ठोस होगा। द्रव की बात कर लूँ तो द्रव के अणु थोड़ा दूर दूर होते हैं, ओके। और बात कर लूँ मैं गैस की, तो इनके अणु तो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते, बहुत ज़्यादा दूर दूर। चलिए बढ़ेंगे सही जोड़ी की ओर। इंपॉर्टेंट सही जोड़ी, वेरी वेरी आईएमपी और मोस्ट आईएमपी। तापमान का मात्रक क्या है, तो बताया था आप लोगों को, तापमान का मात्रक केल्विन होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक, तो ये आप लोगों का होता है किलोग्राम, बार बार पूछे जाते हैं आप लोगों को। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो पास्कल होता है। ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो ये याद रख लोगे आप, किलोग्राम प्रति घन मीटर, ये आप लोगों का होता है मात्रक। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में सही जोड़ी फिर से देखेंगे हम लोग। जितनी भी इंपॉर्टेंट सही जोड़ी हो गया या सत्य असत्य हो गया, एक वाक्य में उत्तर, ये सभी हमने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है। सही जोड़ी अ और ब, ओके। कार्बन परमाणुओं का एक मोल, कार्बन परमाणुओं का एक मोल क्या होता है, 12 ग्राम कार्बन। अणुओं का एक मोल क्या होता है, तो अणुओं का एक मोल क्या होता है, आणविक द्रव्यमान। हाइड्रोजन परमाणुओं का एक मोल क्या होता है, तो ये भी आप लोग याद रख लोगे, ये होता है 1 ग्राम हाइड्रोजन के परमाणु। अब देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ से, आवोगाद्रो संख्या बटे 1 मोल क्या कहलाएगा, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये क्या कहलाएगा आप लोगों का, देखिए आवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये आप लोगों को सही विकल्प में भी पूछ सकता है, खालिस्तान में भी पूछ सकता है, सही जोड़ी में भी पूछ सकता है। आवोगाद्रो संख्या इंपॉर्टेंट हो जाती है, आवोगाड्रो संख्या कहते हैं इसको, 6.022 इंटू 10⁻23। इसका मान आप लोग याद कर लोगे। सोडियम की बात करूँ, सोडियम का सिंबल क्या है, Na है, कैपिटल N। और ये कार्बन, कार्बन को कैपिटल C से दर्शाया जाता है। और आयरन की बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा, चलिए आयरन का कुछ इससे इस प्रकार से मिला रहा है क्लोरीन से वो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, चलिए सही विकल्प ये है, कुछ इंपॉर्टेंट सही विकल्प। देखिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, लेकिन उनमें से भी इंपॉर्टेंट छाट के लाया हूँ। मोल शब्द को किसने प्रस्तावित किया था, तो ये आप लोगों को याद रख लेना है, किसने किया था, तो ये आप लोगों का हो जाएगा, एक मिनट। मोल शब्द आप लोगों का आवोगाड्रो ने दिया था, किसने, आवोगाड्रो ने। आवोगाड्रो संख्या का मान तो मालूम ही होगा। सोडियम का अभी बताया था आप लोगों को मैंने, सोडियम का रासायनिक प्रतीक, देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया। तो ये आप लोगों का सोडियम का क्या होता है, 2 प्रकार से पूछ सकता है, एक तो इस प्रकार से दे देगा और लास्ट डी वाला ऑप्शन। तो सही ऑप्शन आपको डी वाला लगाना है ना। स्मॉल कैपिटल N और स्मॉल a सोडियम का सिंबल होता है, परमाणु संख्या इसकी 11 होती है। 9वां क्वेश्चन, निम्न में से किसकी परमाणु संख्या अधिकतम है। चलिए बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन, तो आपको ध्यान में रखना है 18 ग्राम मेथेन की परमाणु संख्या अधिक है। इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग याद रख लोगे। निम्न में से किस में अणुओं की संख्या अधिकतम है, 10वें नंबर का क्वेश्चन। तो ये आप लोगों का होगा 1 ग्राम हाइड्रोजन में। हाँ इंपॉर्टेंट ये है, बताया था मैंने, सही विकल्प में भी पूछ सकता है, आवोगाड्रो स्थिरांक है। तो ये देखिए पहला ही उत्तर सही होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। निम्नलिखित
निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। एक तो आप लोगों को पूछ सकता है संतृप्त विलयन, कोलाइडी विलयन के बारे में बार बार पूछता है, शुद्ध पदार्थ और निलंबन, ये बार बार पूछा जाता है आप लोगों को, इसलिए आप लोगों को याद कर लेना है। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, तो देखिए ये आप लोगों की परिभाषा है संतृप्त विलयन की। जब किसी तापमान पर किसी विलायक में किसी विलय को घोला जाता है तो एक ऐसी स्थिति आती है कि उस विलायक में विलय की और मात्रा नहीं घोली जा सकती है। इस प्रकार प्राप्त विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब संतृप्त का मतलब क्या है कि आप पूरी तरह से तृप्त हो जाओ। आप कोई भी खाना खाते हो, जब तक खाते जाते हो, जब तक खाते जाते हो, जब तक आप लोगों का पेट भरपूर नहीं हो जाता, मतलब आप संतृप्त नहीं होते हो जब तक आप खाते जाते हो। यहीं पे वही कहा है कि जब किसी तापमान पर किसी विलायक में किसी विलय को घोला जाता है, किसी तापमान पर किसी विलायक में किसी विलय को घोला जाता है, तो एक ऐसी, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्या करते हो, किसी तापमान पर किसी विलायक को विलय में घोला जाता है। ये इतनी लाइन याद रख लोगे आप, बस परिभाषा याद करने में तकलीफ जारी मैं करवा देता हूँ। किसी तापमान पर किसी विलायक को किसी विलय में घोला जाता है तो एक स्थिति आती, क्या आती है, एक ऐसी स्थिति आती है, कैसी स्थिति आती है कि उस विलायक में विलय की मात्रा को नहीं घोला जा सकता, उस विलायक में विलय की मात्रा को नहीं घोला जा सकता। इस प्रकार प्राप्त विलयन को क्या कहा जाता है, संतृप्त विलयन कहा जाता है, संतृप्त विलयन कहा जाता है। बढ़ेंगे आगे। आगे आप लोगों का क्या है, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते। छोटा सा लॉजिक याद रखना है। देखिए शुद्ध का मतलब क्या है, प्योर, एक ही पदार्थ से बने, एक ही पदार्थ से बने, मतलब उनमें कोई भी मिलावट नहीं होना चाहिए। क्या कहलाएंगे वो आप लोगों के, शुद्ध पदार्थ कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल आप लोगों का क्या है, तांबा है, सोना है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, अमोनियम क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट आदि। बात करूं मैं कोलाइडी विलयन की, तो कोलाइडी विलयन वेरी वेरी आईएमपी, मोस्ट आईएमपी, बार बार पूछा जाता है। जब किसी विलयन में क्या किया जाता है, जब किसी विलयन में विलय के कण निलंबन की अपेक्षा इतने छोटे होते हैं कि साधारण आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन ये प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं, ऐसे विलयन को कहा जाता है कोलाइडी विलयन। जैसे दूध, मक्खन, पनीर, जेली, धुआं आदि की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये आ जाता है आप लोगों का कोलाइडी। अब निलंबन किसे कहते हैं, वह विषमांगी विलयन। कैसा, विषमांगी विलयन जिसमें विलय के कण आसानी से आंखों से देखे जा सकते हैं, तथा ये माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, निलंबन कहलाता है। जैसे मिट्टी युक्त गंदा पानी, आप लोग आसानी से देख सकते हो वहाँ पे कि मिट्टी मिली हुई है इसलिए पानी गंदा हुआ है। चाक का घोल, ये सभी क्या कहलाएंगे आप लोगों के, निलंबन कहलाएंगे। चलिए अगला भी मोस्ट आईएमपी है और अकेला 100 पे भारी है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या पूछा है आप लोगों को, कोलाइड के 4 गुणधर्म लिखिए। बहुत ज़्यादा अलग से पूछ लेगा आप लोगों को, कोलाइड के 4 गुणधर्म लिखिए। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, यह एक विषमांगी विलयन होता है। छोटी छोटी बातें हैं, याद कर लोगे। इनके कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता, ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं और इनको आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। मोस्ट आईएमपी, वेरी वेरी आईएमपी, मोस्ट आईएमपी आप लोग याद कर लोगे और बिल्कुल याद कर लोगे। चलिए देखिए अगला, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आप लोगों को 5 नंबर के लिए पूछ सकता है। मिश्रण एवं यौगिक में अंतर, क्योंकि बार बार पूछा गया है इसे। मिश्रण एवं यौगिक में अंतर, 1 साइड मिश्रण, 2 साइड यौगिक लिख लोगे और क्रमांक 1 में लिखोगे मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। इतनी सी छोटी सी बात। और यौगिक की बात कर लूँ तो यौगिक की परिभाषा क्या होगी,
यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। मिश्रण क्या है? मिश्रण समांगी तथा विषमांगी हो सकते हैं। और यौगिक क्या होता है? सदैव समांगी होता है, क्योंकि समान तत्व ही मिलेंगे वहाँ पे यौगिक में। ओके, चलिए। मिश्रण में संघटक पदार्थों के गुण विद्यमान होते हैं, यौगिक में संघटक तत्वों के गुण बदल जाते हैं। मिश्रण में संघटक पदार्थों का भौतिक रीतियों द्वारा पृथक किया जाता है। यौगिक के संघटक तत्वों को भौतिक रीतियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। समांगी मिश्रण विलयन को छोड़कर के बनने में ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है, यौगिक बनने में ऊर्जा परिवर्तन होता है। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है और इसमें आप लोग आसानी से 5 नंबर प्राप्त कर सकते हो। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके, चलिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल हमारा जो है 9th 10th 11th 12th वाला वो दे रखा है, उसकी लिंक दे रखी। आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारे ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे भी महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को बताई जाती है। देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति, खालिस्तान तत्व या यौगिक हो सकते हैं। खालिस्तान तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तो शुद्ध पदार्थ, कैसे? शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। धातुएं ताप व विद्युत की कैसी होती है? तो सुचालक होती है। धातुएं सुचालक होती है। ओके, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर खालिस्तान से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो 25 केल्विन से कम होता है। कितने? 25 केल्विन से कम होता है अगर द्रवों का क्वथनांक का अंतर, तो उनमें क्या किया जाता है? उनको पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि अपनाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, निलंबन कणों का व्यास खालिस्तान मीटर से बड़ा होता है। तो आपको ध्यान रखना है 10 पे -5 की घात मीटर से बड़ा होता है निलंबन कणों का व्यास। टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलयन का खालिस्तान गुण है। तो कैसा गुण है? प्रकाशीय गुण है। प्रकाशीय गुण है। वेरी आईएमपी और मोस्ट विलयन एक खालिस्तान मिश्रण है, तो संभागी मिश्रण है। कैसा? संभागी। बर्फ जल और जलवाष्प के खालिस्तान गुण समान होते हैं। तो कैसे गुण? रासायनिक गुण समान होते हैं। रासायनिक गुण समान होते हैं, ये नोट डाउन कर लोगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? एसीटोन का क्वथनांक क्या होता है? तो ये आप लोगों का उत्तर आप लोगों को याद रख लेना है, 78.3 डिग्री सेल्सियस। सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये भी आप लोगों को याद रख लेना है, रॉबर्ट बॉयल ने किया था। ओके, चलिए, अगला देखते हैं हम लोग। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि है धातुएं, अधातुएं या उपधातुएं? तो आपको याद रखना है उपधातुएं। ओके, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपधातुएं। विलयन के बड़े अवयव को कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग? विलायक कहते हैं। याद रख लोगे। 5वां, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है? तो दूध व स्टार्च क्या करते हैं? हमारे टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। कोलाइडी विलयन का आकार कितना होता है? तो डी वाला ऑप्शन सही कर लोगे आप लोग। चलिए, अगला देखते हैं हम, निम्न में से कौन से भौतिक परिवर्तन है? तो सी वाला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया है बड़ी प्यारे से। ऐसा ऑप्शन पूछ लेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। उदाहरण में दिया है कि भौतिक परिवर्तन पूछा है, लोह धातु का पिघलना, लोहे की छड़ का मुड़ना, लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। लोह धातु के तार को पतला करना। तो ये देखिए, ये तीनों ही आप लोगों के क्या है? भौतिक परिवर्तन है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये भौतिक परिवर्तन है। किसी भी चीज़ का आकार चेंज होना, क्या? आकार या आकृति चेंज होना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक गुण में परिवर्तन हो रहे मतलब रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। लोह धातु का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। छड़ का मुड़ना या तार को पतला करना, क्योंकि उसके आकार को चेंज कर रहे हैं हम लोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, परमाणुओं का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे क्या कहते हैं। बहुपरमाणुक आयन पदार्थ के एक मोल अणुओं का द्रव्यमान उसका क्या कहलाता है, मोलर द्रव्यमान कहलाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखना है आप लोगों को, आईएमपी है तो क्या है, Ca कोष्टक में OH2। ओके, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र पूछ लेगा, H2SO4 होता है। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र पूछ लेगा, NaCl होता है। और एक इम्पॉर्टेंट IUPAC नाम का पूरा नाम लिखिए, IUPAC फुल फॉर्म लिखना है आप लोगों को, शुद्ध एवं अनुप्रयोगिक रसायन का अंतर्राष्ट्रीय संघ होता है, यानी इंग्लिश में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये फुल फॉर्म आप लोगों को नोट कर लेना है और याद भी कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को बार बार पूछेगा, मनुष्य का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमोसेपियंस। ये एक शब्द यानी एक शब्द में लिखना है आप लोगों को उत्तर। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था, R.H. वेटकर ने किया था। दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी, चार्ल्स डार्विन ने, जिसने कोशिका विकास का सिद्धांत दिया है, विकास का सिद्धांत। ओके, स्टार फिश में चलन किस अंग के द्वारा होता है, नाल पादों के द्वारा होता है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है। ओके, पक्षियों के हृदय कितने होते हैं, 4 होते हैं। द्विनाम पद्धति के जनक का नाम लिखिए, या आप लोगों को पूछ लेगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, 9th वाला क्वेश्चन भी जो इम्पोर्टेंट है वो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा मैंने लाया हूँ। द्विनाम पद्धति के जनक का नाम लिखिए, या तो पूछ लेगा वर्गीकरण के जनक का नाम। 2 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से, द्विनाम पद्धति का भी जनक और वर्गीकरण के जनक कैरोलस लिनियस ही है। दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों को। 10th वाला है, मगरमच्छ का हृदय कितने कक्षी होता है, 4 कक्षी होता है। अन्य सरीसृपों में अपूर्ण रूप से 4 कक्षी या 3 कक्षी होते हैं। चलिए तो अगला है आप लोगों का, कूटपाद द्वारा किस जंतु में चलन होता है, तो अमीबा में। वेरी वेरी आईएमपी। युगलिना के चलन अंग का नाम लिखिए, तो फ्लैजिला है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। जितने भी वस्तुनिष्ठ हो या प्रश्न हो आईएमपी सभी मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर दिया है। स्तनपायी होते हैं, समतापी असमतापी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो आपको याद रखना है समतापी। ओके, चलिए देखिए ये आप लोगों की कौन सी यूनिट है यहाँ पे, हाँ चलिए ये आप लोगों को सेकंड वाला देखना है। सरीसृप होते हैं, समतापी असमतापी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ओके, चलिए गाइस आपका क्वेश्चन क्या था, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को, कैरोलस लिनियस सिस्टेमा नेचुरी के लेखक है। वर्गीकरण पर लिनियस के कितने शोध पत्र प्रकाशित हुए, तो ये है 14, इसका उत्तर हो जाएगा। 5वां है, निम्न में से किसमें बीज उत्पन्न होते हैं, तो बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। देखिए 5वें का आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, चलिए तो ये आप लोगों को सही उत्तर करना है। 5वें का क्या क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें बीज उत्पन्न होते हैं, तो ये आप लोगों का उत्तर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। सर्वप्रथम नामांकन पद्धति किसने प्रारंभ की थी, तो आपको उत्तर याद रखना है, कैरोलस लिनियस ने। 7वां वर्गीकरण के पितामह कहलाते हैं, वही है आप लोगों का कैरोलस लिनियस। वास्तविक मछली कौन सी है, तो डॉगफिश को वास्तविक मछली कहा जाता है। निम्न में से किन में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सही विकल्प आपका। लास्ट वाली यूनिट आप लोगों के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाती, वहां से काफी कुछ पूछने वाला है। नग्न बीजी पौधों को रखा गया है शैवाल में, ब्रायोफाइटा में या ट्रेकियोफाइटा में, तो इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा, किस में रखा गया है, ट्रेकियोफाइटा में रखा गया है। 11वां आप लोगों का है, निम्न में से किस में सल्क पाए जाते हैं,
निम्न में से किसमें सल्क पाए जाते हैं? तो ये आप लोगों का पाया जाएगा सरीसृप में सल्क पाए जाते हैं। उभयचर जंतु है मछली, मेंढक, छिपकली, चमगादड़। तो देखिए जल और थल दोनों में रहता है आपका मेंढक, तो ये आप लोगों का हो जाएगा उभयचर जंतु। पोरीफेरा का सदस्य है, तो पोरीफेरा का सदस्य कौन सा हो जाएगा? स्पॉन्जिला। द्विकक्षीय हृदय इसमें पाया जाता है। तो इसके ज़्यादा वस्तुनिष्ठ इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये यूनिट महत्वपूर्ण है और यहाँ से काफ़ी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए क्या है सभी यहाँ के लगभग करने की कोशिश करना है हमको अधिक से अधिक। तो द्विकक्षीय हृदय किसमें? मछली में पाया जाता है। चलिए अब यहाँ की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाने की कोशिश किया हूँ मैंने यहाँ पे, और ये देखिए कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को याद करना है तंत्रिकी कोशिका का सचित्र वर्णन कीजिए। या तो आप लोगों को केवल चित्र पूछ लेगा या सचित्र वर्णन कीजिए, या तो इस प्रकार से भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि न्यूरॉन का चित्र बनाइए। तो आप लोगों को तंत्रिका कोशिका का ही सचित्र बनाना है। ये देखिए तंत्रिका ऊतक क्या है, इनकी संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से आप लोगों को वर्णन कर देना है। तंत्रिकी ऊतक के बारे में लिखना है, तंत्रिका कोशिका, कोशिका काय साइटोन, कोशिका प्रावर्ध न्यू, और फिर देखिए ये आप लोगों को चित्र बना देना है। इस प्रकार से आप लोगों का चित्र होगा। ये दिखाई दे रहा है न्यूरॉन का चित्र, तंत्रिका कोशिका का चित्र। ये पूरा का पूरा स्वच्छ चित्र आप लोगों को बनाना होगा। आप लोगों की बुक में बनाया होगा, वो याद कर लोगे, और जो क्वेश्चन बोला हूँ उसको भी आप डेफिनेटली यहाँ पे याद कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? देखिए यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकता है तीनों प्रकार के पेशीय रेशों में केवल चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। या तो आप लोगों को पूछेगा केवल हृदय पेशी का चित्र बनाइए। किसका? केवल हृदय पेशी का चित्र बनाइए। तो आप लोग तीनों को याद कर लोगे, तीनों ही इम्पोर्टेंट है, तीनों में से एक कोई ना कोई पूछ सकता है। क्या क्या दिया है आप लोगों को देखिए। कार्डियक पेशी मतलब हृदय पेशी, रेखित पेशी और अरेखित पेशी। तो इम्पोर्टेंट हृदय पेशी हो जाती है। हृदय पेशी को सिंगल पूछ सकता है कि इसका चित्र बनाइए, इसके बारे में आप लोग देख लोगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगली आप लोगों का है, देखिए अगर साफ ना दिखाई दे तो मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ के बता रहा हूँ, वो बातें सुनने की कोशिश करोगे। रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? तो ये आप लोगों को बताना है, संयोजी ऊतक है। मस्तिष्क बना होता है पेशी ऊतक से, संयोजी ऊतक से, या तंत्रिका ऊतक से, या एपिथेलियम ऊतक से। बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर आप लोगों को क्या लिखना है? आपका मस्तिष्क किससे बना होता है? तो ये बना होता है आप लोगों का पेशीय ऊतक से बना होता है। जीवों का हृदय किससे बना होता है? पेशीय ऊतक से, तंत्रिका या संयोजी। बहुत ही प्यारा और शानदार उत्तर, यानी शानदार क्वेश्चन आप लोगों का है। मस्तिष्क आप लोगों का पेशी ऊतक से बना होता है, तो जीवों का हृदय किससे बनेगा? तो ये आप लोगों का ए भी आप लोगों का है पेशी ऊतक। किससे बना होता है जीवों का हृदय? तो इसका भी उत्तर आप लोगों को पेशी है। हाथ की त्वचा, हाथ की त्वचा किससे बनी होती है? तो इसका उत्तर कर लोगे एपिथेलियम ऊतक से। पौधों में जल एवं खनिज का जो संवहन है वेरी वेरी आईएमपी मोस्ट आईएमपी जाइलम के द्वारा किया जाता है। रंध्र पाए जाते हैं, पत्ती की सतह पर पाए जाते हैं। कौन सी पेशी अनैच्छिक पेशी है? अनैच्छिक है। रेखित पेशी, चिकनी पेशी, हृदय पेशी या कंकाली पेशी। तो अलग अलग ऑप्शन दे रखा है आप लोगों को। इसका सही उत्तर आप लोगों को ध्यान रखना है, बी वाला सही हो जाएगा। मतलब एक तो चिकनी पेशी और एक आप लोगों की हृदय पेशी कैसी? अनैच्छिक पेशी, अनैच्छिक है, मतलब ये अपने अनुसार काम करती है, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं। कौन सा कार्य एपिडर्मिस का नहीं है? प्रतिकूल परिस्थिति से रक्षा करना, गैसीय विनिमय, या जल का संवहन या परिवहन। 9th का तो इसका आ जाएगा आप लोगों का जल का संवहन।
एपिडर्मिस यानी त्वचा से संबंधित है आप लोगों का। त्वचा की नीचे वाली जो सतह है वो एपिडर्मिस कहलाती है आप लोगों की। कार्टिलेज किस में नहीं पाया जाता है? तो कार्टिलेज किस में नहीं पाया जाता है आप लोगों का? नाक, आँख, वृक्क या स्वर यंत्र, किस में नहीं पाया जाता है? बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन, आपको ध्यान में रखना है। वृक्क में कार्टिलेज नहीं पाया जाता है। बाकी आपका जो है नाक, नाक को आप जैसे भी मरोड़ो आसानी से इधर उधर हो जाता है, फ्लेक्सिबल होता है, मतलब वहाँ पे कार्टिलेज पाई जाती है। स्वर यंत्र या आँख में भी पाई जाती है। अगला देखते हैं, पौधों में जल तथा खनिज का संवहन, तो ये आप लोगों का वही होगा जाइलम द्वारा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले इम्पोर्टेंट की ओर, अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? देखिए 1 मिनट, हाँ इस साइड से लेते हैं हम लोग क्वेश्चन आप लोगों का। किन्हीं 5 कोशिकाओं के नाम एवं एक एक कार्य लिखिए। कोशिका वाला जो चैप्टर है वो भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से बहुत कुछ पूछने वाला है। कोशिकांग और उसके कार्य, तो कार्य आप लोगों को याद कर लेना है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? ऊर्जा का उत्पादन करना। लाइसोसोम का कार्य क्या है? तो अपशिष्टों का उत्सर्जन। गोल्जी उपकरण का है उत्पादों का संग्रहण। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या है? पदार्थों का संवहन। और राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इतना ध्यान रख लोगे आप लोग, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ लिए तो उतने में आप लोगों का काम हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आप लोगों का चलो एक और इम्पोर्टेंट देखिए, यहाँ के सामने वाले जो है, सामने वाला कुछ पार्ट कट गया है, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूँ कौन सा है। तो आप लोगों को पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर याद कर लेना है। क्या कर लेना है? पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, याद कर लोगे आप लोग। अगला इम्पोर्टेंट देखिए आप लोगों को बता रहा हूँ मैं क्या है। तो कोशिका का कौन सा अंगक कोशिका का बिजली घर कहलाता है और क्यों? या तो ऐसा पूछ लेगा को माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है, या माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है। तो ये आप लोगों को याद कर लेना है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर कहलाता है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टल पर उपस्थित एंजाइम श्वसन क्रिया में भाग लेकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह ऊर्जा एटीपी में संचित रहती है, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के विद्युत ग्राहक कहलाते हैं। एटीपी कोशिका की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने के लिए कोशिका द्रव्य को प्रदान करते हैं और एडीपी में बदल जाते हैं, जो पुनः ऊर्जा संचित करके एटीपी का निर्माण करते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनो ट्राइफॉस्फेट होता है। इस प्रकार प्राप्त ऊर्जा सभी जैविक कार्यों में प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लेगा, लाइसोसोम के कार्य। लाइसोसोम के कार्य तो पहला हो जाएगा, यह कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र बनाते हैं। मृत व पुरानी कोशिकाओं तथा कोशिकांगों का पाचन करते हैं, यानी लाइसोसोम क्या करते हैं? मरी हुई सेल को खा लेते हैं। कोशिका में पाए जाने वाले एंजाइम का स्त्रावन तथा संग्रहण करते हैं। रोग की स्थिति में शरीर को पोषण देते हैं। आत्महत्या की थैली आप लोगों का लाइसोसोम को ही कहा जाता है ना, इसी कारण कहा जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, गोल्जी का या गोल्जी उपकरण के कार्य। ये लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। ये अनेक प्रकार के स्त्रावी पदार्थों का निर्माण, संचयन व रूपांतरण व पैकिंग करते हैं। थर्ड है, ये स्त्रावन द्वारा कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। फोर्थ है, सामान्य शक्कर से जटिल शर्करा बनाते हैं। चलिए इम्पोर्टेंट आप लोगों का देख लेते हैं। और
रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के नाभिकीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। ये पूछ लेगा आप लोगों को, या तो पूछेगा रदरफोर्ड के परमाणु के नाभिकीय मॉडल के लक्षण भी पूछ लेगा। तो देखिए, रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया जिसके निम्न लक्षण हैं। पहला दे रखा है, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसमें नाभिक कहा जाता है। परमाणु का केंद्र कैसा होता है? धनावेशित होता है, जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है केंद्रक को परमाणु के। ओके, एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान इस नाभिक में रहता है। पूरा का पूरा द्रव्यमान परमाणु का नाभिक में रहता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं कक्षाओं में। ओके, यही है आप लोगों का रदरफोर्ड का। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। राइट, नाभिक देखिए बीच में छोटा सा है और परमाणु आप लोगों का ये बड़ा होता है, बड़ा चला जाता है होते हुए नाभिक का आकार परमाणु के आकार में काफ़ी कम होता है। अभी देखिए यहाँ पे 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये आप लोगों को नाभिक केंद्रक यानी नाभिक बना लेना है सबसे पहले तो, फिर उसके आजू बाजू 3 कक्षाओं को बना लेना है जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है। ओके, ये आप लोगों की पहली कक्षा, ये आप लोगों की दूसरी और ये तीसरी कक्षा। पहली कक्षा में के इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे, दूसरी में एल और तीसरी में एम। ओके, के एल एम के एन के अनुसार प्रवेश करते हैं। इस प्रकार से सचित्र बना लोगे बोर का परमाणु मॉडल। चलिए, ये प्रश्न नंबर 11, परमाणु के अपरमाणुक कणों के नाम लिखिए। तो अपरमाणुक कण कौन से? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक के नामों संकेत लिखिए। वेरी वेरी आईएमपी, मोस्ट आईएमपी। हाइड्रोजन